नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। जिस प्रकार से हमारा जो कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, इस कोरोना टाइम पीरियड को देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत भयावह माहौल बना हुआ है। लेकिन इस भयावह माहौल से निकलने का एक आसान तरीका है कि आप सभी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अपनी पढ़ाई करते हैं, ताकि आपका दिमाग कोरोना की साइड में ना जाए। क्योंकि ज़्यादातर दिमाग जो ध्यान है कोरोना की तरफ जा रहा है। जितना ध्यान कम रहेगा कोरोना की तरफ, आप उतनी ही आसान जिंदगी जी पाएंगे। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, जो स्कूली विद्यार्थी हैं, जो अभी अपनी कक्षा को क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, और जिस प्रकार से जो माहौल बना उस माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि आगे कोई स्कूल चालू होंगे, तो उन बच्चों के लिए जिनके अभी पेपर रह गए, जैसे 9th और 10th 11th के पेपर कैंसिल कर दिए गए, प्रमोट भी कर दिए गए, लेकिन जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स सभी उनका पेपर कन्फ्यूजन में है कि होगा या कैंसिल होगा। लेकिन उन बच्चों की प्रिपरेशन अधूरी ना रह जाए, क्योंकि पढ़ाई से वो कहीं कहीं उनका जो बैलेंस है, टचेबल है, वो खत्म ना हो जाए। इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करी है और इस वीडियो में मैं उन बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि इतिहास के अंदर हम जो समय है, समय को हम कैसे पहचानते हैं, कि इतिहास में समय का कैसे हम परिवर्तन कर रहे थे। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इतिहास की परिभाषा क्या है। ठीक है ना, आपको बहुत इजीली वे में बता देता हूँ इतिहास की परिभाषा क्या है। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इतिहास के बारे में पता नहीं इसकी परिभाषा है क्या। यदि आपसे पूछे कि इतिहास क्या है, सर्वप्रथम यही क्वेश्चन बनता है कि इतिहास क्या है। तो इसकी बहुत आसान परिभाषा है, आपको घूमना नहीं पड़ेगा। कई बच्चे बताते हैं कि जो अतीत है, जो हमारा अतीत है वो इतिहास है। ठीक, कोई बताता है कि जो बीत गया है, जो बीत गया वो इतिहास है। ठीक ठीक है, आप सबकी बात ठीक है। जो अतीत चला गया है, जो बीत गया है समय, जो समय बीत गया वो हमारा इतिहास कहलाता है। लेकिन इतिहास के साइंटिफिक वे में आप कैसे बताओगे कि इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है। ठीक है ना, यदि परिभाषा की बात करें, कोई आपसे पूछ ले कि इतिहास क्या है, भाई बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल बहुत है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। लेकिन आजकल कंडीशन क्या चल रही है कि बस हमें तो जो बीत गया सो बीत गया इतिहास है, जो बीत गया सो दौर ना आएगा। ठीक है ना, तो वो बात अलग है। दौर तो हम वापस दोबारा ला सकते हैं, मेहनत करेंगे। कोरोना टाइम चल रहा है वैसे भी, और इस कोरोना से हमें जीतनी, जंग को जीतना। तो मैं अब ये बात करनी है इतिहास, हमें कोरोना का भी एक इतिहास बनाना है। कोरोना को क्या बनाना है, इतिहास बनाना है। अभी वर्तमान में उसको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, उसको पीछे भेजना है, आगे नहीं भेजना। तो इतिहास की परिभाषा जान लेते हैं। इतिहास की परिभाषा क्या, सिंपल है, 3-4 वर्ड, 4 अक्षर की परिभाषा है। आप ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, स्थान। ठीक, दूसरा समय। ठीक, स्थान समय। दूसरा संस्कृति। ठीक, ये 3 शब्द है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ध्यान से देखो, 4 शब्दों की परिभाषा है, यही कंप्लीट हो जाएगी आपकी। स्थान, समय, संस्कृति। यदि इन तीनों में परिवर्तन आता है, यदि इन तीनों में परिवर्तन आता है तो क्या होता है, इतिहास कहलाता है। बड़ा सिंपल है। कोई आप मुझे इतिहास क्या है, आप किसी को ही बता सकते हो कि स्थान में, समय में और संस्कृति में और आदि कुछ भी जोड़ सकते हो आप। ठीक है, परिवर्तन आता है उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके में कई सारी चीजें और भी जुड़ सकती हैं। अब देखो स्थान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि स्थान, आप परिभाषा में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्थान में परिवर्तन कैसे है। सपोज कि अभी आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली को छोड़कर
अजमेर चले जाएं, जयपुर चले जाएं, किसी अन्य सिटी में चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, ठीक है, तो आपका स्थान परिवर्तन हो गया, ठीक है। आप पहले कहाँ रह रहे थे, या सपोज ये करो कि आपका जन्म स्थान यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और आप दिल्ली में आके अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे, तो इसका अर्थ क्या है कि आपका जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या स्थान का परिवर्तन हो चुका है, ठीक है ना। अब समय की बात करते हैं। समय में क्या है कि अभी हम जो समय चल रहा है, ये समय आगे नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा, कोरोना टाइम पीरियड हो सकता है चला जाए, खत्म हो जाए, तो समय आगे भविष्य में परिवर्तन हो जाएगा, समय परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो समय रुकता नहीं, कभी चलता रहता है, तो समय बीतता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, तो समय में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति क्या, सिंपल, हम यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो हमारे देश के अंदर संस्कृत का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। भाषाओं में परिवर्तन है, आप इधर और भी देख सकते हो, और भाषा, ठीक है ना, आदि के अंदर जो मैंने बोला भाषा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भाषा ही संस्कृति का ही रूप होता है। वेशभूषा या बोल सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, वेशभूषा भी कह सकते हो, पहनावा, ठीक है, जिसे बोलते हैं पहनावा, पहनावे में परिवर्तन आ गया, भाषा में परिवर्तन आ गया, ठीक है। और खाने में परिवर्तन आ गया, भोजन करने में, या भोजन लिख सकते हो। तो इस संस्कृति के सारे रूप में इन समय परिवर्तन देखा हमने कि पहले हम हाथों से खा लेते थे, लेकिन जब से वेस्टर्न कल्चर आया, पाश्चात्य संस्कृति आई है, हम चम्मचों का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करने लगे। पहले हमारे पास तांबा होता था, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे हम लोग। भाषा में काफी परिवर्तन आ चुका है, हम अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन ब्रिटिश काल के आने के बाद अंग्रेजी सीखे, ठीक है। वेशभूषा की बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति आने के बाद हम टी शर्ट पैंट पहनने लगे, पहले हमारे पास धोती लुंगी ये सब चलते थे, टोपी पहनते थे लोग, ठीक है। तो वो संस्कृति में परिवर्तन हो गया। जो इन तीनों चीजों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास की एक साइंटिफिक परिभाषा है, आप इससे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई गलत साबित नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो कालक्रम है उस, तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं, अभी हमने बात करी कि इतिहास क्या, इतिहास की परिभाषा को जाना समझा। अब हम बात कर लेते हैं कि इतिहास में जो कालक्रम है हम उसको कैसे जानते हैं, किस प्रकार से हम इतिहास को समझ सकते हैं। हाँ ये कालक्रम है, कई बच्चे बोलते हैं सर हमें जो डेट्स याद करने में बड़ी दिक्कत होती है कि हमें तारीख याद नहीं होती, वो कौन सी चीज़, कौन सी घटना किस समय घटित होगी, तो ठीक है। तो उन चीज़ों को समझे, प्राचीन समय की बात करें तो हम इतिहास के अंतर्गत हम समय का कैसे निर्धारित करते हैं और कैसे जानते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, ध्यान से कि एक मान के चलो कि एक समय रेखा है, टाइम लाइन है, ठीक है, और इस टाइम लाइन में कई सारी चीजें होती हैं। इतिहास के अंदर कई सारी चीजों को प्रयोग करते हैं, जैसे अभी हम बता देते हैं यहाँ पे ईसा पूर्व ईस्वी, ठीक। अब देखिए ये मैंने डॉट ले लिया, आपने मैथ के अंदर ग्राफ किया होगा, तो सिंपल वही वे है, ग्राफ के अंदर आप जिस डॉट पॉइंट पाते हो उसे जीरो मान लेते हैं, ठीक है, जीरो मान लिया हमने इसे, ठीक, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने सिर्फ जीरो मान लिया। और अब ये ध्यान देना, अभी इस जीरो के पहले की बात करें, इस जीरो के बाद की बात करें, अभी जीरो में क्या माना, ईसा मसीह का जन्म जो है, जीसस का जो जन्म है, ठीक है ना, ईसा मसीह और जन्म, इस बिंदु को हम ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं, और इस ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद को इतिहास के कालक्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज करो कि हमने इसे डिवाइड कर लिया 100 के कालखंड में, ठीक है, 200, 300, 400, इस तरीके से चलता चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 100। अब ध्यान देना कि ये 100 माइनस से हो सकता है, आप माइनस कर सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन आप समझना 200, 300, 400, 500, और आज का जो टाइम बिंदु है वो कितना है, 2100, 2017 वैसे, ठीक है, 2017। अब हम ये मैंने टाइम लाइन तो बना दी, ठीक है ना, इसे समय रेखा भी कह सकते हो आप,
रेखा, समय रेखा भी कह सकते हैं। अभी समय रेखा को समझिए, इस जीरो से, ये जो जीरो है, ठीक है ना, इसके इस साइड जब हम बात करते हैं तो उसे ईसा पूर्व का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ईसा, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ईसा मसीह है जो उनके जन्म से पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस जीरो के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, के बाद। अब चीजें क्लियर होगी। अब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, पहले की बात कर रहे हैं। पूर्व मतलब पहले होता है, अब बाद मतलब होता है ईस्वी में, से कन्वर्ट किसमें कर दें? ईस्वी के अंदर, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं BC, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। इसे लिखते हैं AD, कई तारीख से, इसे तिथि से पहले लिखते हैं AD, मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। आजकल हो क्या है कि BC, बिफोर क्राइस्ट को आजकल हम इस चीज में लिखे जा रहे हैं, BCE, इसके अंदर भी लिख रहे हैं, और इसे CE के रूप में लिख रहे हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? BC को फुल फॉर्म कैसे लिख रहे हैं? बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। CE को लिख रहे हैं हम कॉमन एरा, ठीक। आजकल के जो विश्व में, जो भर में जो प्रचलित है, यदि आप देश की किसी इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा था BCE और CE। तो BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, अर्थात जीसस के जन्म से पहले की बात है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि BCE लिखा है धर्म में क्या लिखा, लेकिन आपकी जो NCERT की किताब है उसके अंदर ईसा पूर्व अर्थात BC का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जो विश्व इतिहास की बात करें उसके अंदर आजकल BC का ज़्यादा प्रचलन है, इसलिए BC को ज़्यादा माना जाता है। उस चीज़ को बताने के लिए इधर हमारे इतिहास की किताब में ईसा पूर्व BC का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। BC, CE का मतलब है कॉमन एरा, मतलब आफ्टर डोमिनी, ठीक है। तो आफ्टर डोमिनी है, ईस्वी के लिख सकते हैं हम, ठीक है। जो भी हम कोई भी तारीख लेते हैं हम उसके बारे में लिख देते हैं। अब सपोज मान के चलो कि यहाँ लिखा हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम NCERT के अकॉर्डिंग था 2600 से कुछ, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ईसा पूर्व, ये इससे सांकेतिक शब्द है, इसको ईस्वी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2600 ईसा पूर्व से हमने कब तक माना था? 1900 ईसा पूर्व तक, ईस्वी तक नहीं माना था, 1900 ईसा पूर्व तक माना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 26, 25 ऐसे चलता रहेगा, 25, 24, 23, 22, 21, 20 और ये 19, ठीक है। अब जो बिंदु ये वाला, ये हो गया 1900 ईसा पूर्व, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं ये बीच का टाइम पीरियड है, ये वाला, ये आपका टाइम पीरियड हो गया हड़प्पा सभ्यता का। इसलिए इतिहास में जब ईसा और ईस्वी पूर्व की बात करते हैं तो जो बड़ी संख्या है उसे पहले लिखते हैं। जबकि पे आप देखना मैथ के अंदर काउंटिंग 1 से शुरू होती है, 1 से 10 शुरू होती है, ऐसे शुरू थोड़ी होती है 10 से 1। लेकिन इतिहास के कार्यक्रम की हम जब बात करते हैं तो 10 से बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ चला जाता है, ठीक है। जब हम ईस्वी के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिकली हम किस में बात करें, जब ईस्वी के अंदर बात करें तो हमें क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की तरफ जाते हैं। और जब हम ईस्वी की बात करेंगे, ईसा पूर्व में बड़ी से छोटी, और जब ईस्वी की बात करेंगे तो छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे,
ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये इतिहास को जानने का, कालक्रम को जानने का बेसिक तरीका है। अब देखो ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया है, अभी हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 700 साल की बात चल रही है। तो 700 साल का जो टाइम पीरियड है वो किसका माना गया? हड़प्पा सभ्यता का माना गया। तो इस तरीके से हम इतिहास के अंदर जो कालक्रम इसको जानते हैं, वो इतिहास विषय का पार्ट 1 है, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, ठीक है। और इस चैप्टर को बेसिकली हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बेसिकली बात कर लेते हैं, ये जो चैप्टर का नाम दिया गया है आपके जो इतिहास की किताब के अंदर एनसीईआरटी में जो नाम दिया गया है, वो बेसिकली यही नाम दिया गया है, ईंट, मनके और अस्थियां। फिर लास्ट में लिखा है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। बेसिकली हम जब बात करते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा कर लेता हूँ। इस चैप्टर में किन किन बिंदु को कवर करेंगे, जिससे कि आपका चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है मतलब। तो अब इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यही चर्चा कर लेते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है इसको हम बारे में पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पारिभाषिक जो शब्द है वो कहां से आया, ठीक, या आप कह सकते हैं अर्थ, ठीक। दूसरी बात, स्थान की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्थान इसके अंदर कवर हुए। दूसरा, काल निर्धारण, इसका कालक्रम, ठीक है। इन बिंदुओं के बाद अब हम जब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, बेसिकली हम किन किन चीजों की बात करते हैं? हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक। लास्ट में हम ये चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। पतन कह सकते हो या अंत कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा पूरा चैप्टर है वो इसमें कवर, इस तीनों चीजों में कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट में से बनेंगे। लास्ट में हाँ ये इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, लास्ट में ये बिंदु आता है कि जो खोज है उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता खोज, कई सारे इतिहासकारों के आपस के अंदर मतभेद है, किस प्रकार से खोज स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, इन सब के हम बाद में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी चाहिए वो इन बिंदुओं से आपको मिल जाएगी। और प्रश्न बोर्ड के अंदर जो प्रश्न बनेंगे वो भी इन्हीं बिंदुओं में से ही बनेंगे, इसके अलावा कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का पारिभाषिक जो अर्थ था, पारिभाषिक नाम कैसे पढ़ा, मतलब किस नाम से पढ़ा। तो इसके मुद्दा, मेन मुद्दा है इधर कि हड़प्पा सभ्यता जो है बेसिकली इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में जब कांस्य युगीन चल रहा था, भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण युग भी बोल सकते हैं, उस समय इसका विकास हुआ, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जब कांस्य युगीन का सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जब भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्र संस्कृति थी, ठीक है, तब इसका विकास माना जाता है, ठीक है।
दूसरी बात है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता आज की, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा इसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ी नामकरण की चर्चा कर लेते हैं कि इसके नामकरण के पीछे कई सारे अर्थ थे। सबसे पहले इसका नाम पड़ा, वो पड़ा नामकरण, देख देता हूँ, नामकरण, ठीक। सर्वप्रथम इसका जो नामकरण था वो पड़ा सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसके बाद कुछ बिंदुओं को देखते हुए इतिहासकारों ने इसका नाम, दूसरी इतिहासकारों ने चेंज किया, इसका नाम रखा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक। लास्ट में अब होता क्या है कि सिंधु घाटी और सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो खोज हुई, जब इसकी खोज मैं बता दूं कब होती है, कि जब इसकी खोज हुई तो उस खोज के दरमियान जो अवशेष मिले तो वो सिंधु नदी के आसपास मिले, ठीक है, तो इसलिए इसका नामकरण कर दिया सिंधु सभ्यता, ठीक। उसके बाद जब देखते हैं सिंधु नदी के आसपास से थोड़े और ज़्यादा फैला पड़ा तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन लास्ट में हमने ये देखा इतिहासकारों ने कि सिंधु में जो अवशेष मिले सिर्फ वो सिंधु नदी के पास है, सिंधु घाटी के पास ही नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सिंधु नदी से बहुत विस्तृत है। तो इसका जब नामकरण करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले जिस स्थान पर इसकी खोज हुई, सबसे पहले जिस स्थान पर इसकी खोज हुई उसका नाम था हड़प्पा। तो इतिहासकारों ने सर्वसम्मति के साथ ये तय कर दिया कि जहां इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई थी उसको वही नाम दिया गया, इसलिए इसका नाम दे दिया सिंधु हड़प्पा सभ्यता, ठीक। हड़प्पा की बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक। और इसकी खोज पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग, ठीक है, यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो निदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देशन में सन 1921 ईस्वी जरूर कर देते, ठीक है, ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की, ठीक। तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं जो नामकरण की, किसकी शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ता है इसका नाम, क्योंकि जो माना जाता है साहित्य के आधार पर, जो पुरातात्विक साहित्य उसके आधार पर माना जाता है कि जहाँ कहीं भी जिस सभ्यता का विकास सर्वप्रथम जहाँ खोजा गया, जिस स्थान पर इसका खोजा गया वो हड़प्पा जगह था। ये आज के आधुनिक पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का अवस्थित प्रांत है, ये आज भी है हड़प्पा वर्तमान में। और इसकी खोज जब करी थी 1921 में, किसने करी थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है, और किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी, और यहीं से जब इसकी खोज हुई तो इसी के आधार पर हमने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्यों रख दिया इसका नाम, क्योंकि जो अवशेष थे वो सिर्फ
एक नदी के पास नहीं, घाटी के पास नहीं थी, बल्कि पे बहुत विस्तृत जगह में इसे खोजा जा रहा था और जगह जगह से इसके जो अवशेष मिल रहे थे। ठीक है, तो इसका नामकरण करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या करा कि जहाँ इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हुई उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसकी कि इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी तब इसका विकास हुआ था। ठीक है, बेसिकली ये छोटा सा एक नॉर्मल पॉइंट है, इसकी कुछ ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ इसे बोल सकते हो कांस्ययुगीन सभ्यता। अब हम हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है इस पर चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो किस कालखंड को माना गया, कब से कब तक का इसका समय माना गया है। तो इसके काल निर्धारण में जो इतिहासकार हैं, पुरातात्विकविद हैं, इनके बीच में विवादास्पद रहा है। ये जो टॉपिक है ये काल निर्धारण है, ये विवाद से घिरा हुआ है, इसके ऊपर कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने जो मान्यता रखी है उन्होंने कुछ इस तरीके से अपना लगभग ये बताया कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो इतने से इतने तक रहेगा। तो सर्वप्रथम हम जॉन मार्शल की बात कर लेते हैं, पुरातत्व विभाग के एक निदेशक थे जिन्होंने स्थापना करी थी। तो इन्होंने कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक का है। तो इन्होंने अपना कालखंड बता दिया कि 3200 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक का जो हड़प्पा सभ्यता का है ये कालखंड है। ठीक है, दूसरी बात रेडियो कार्बन 14। रेडियो कार्बन 14 एक पद्धति है जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु का या किसी भी स्थान के अवशेष से प्राप्त करके हम पता कर सकते हैं कि उसका जो कालक्रम है वो कितना हो सकता है। C14 भी है, इसके साथ साथ C12 भी है, वो पहले था, C12 इतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो इसके बाद जो रेडियो कार्बन जो 14 पद्धति है ज़्यादा कारगर साबित है, ये सटीकता की तरफ बताती है कि इस चीज का ये कालक्रम हो सकता है। तो रेडियो कार्बन 14 के अकॉर्डिंग कहता है कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व जो समय है हड़प्पा सभ्यता का रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी किताब एनसीईआरटी को लेकर। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। कई किताबों में देखा है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व लिखा है, और अधिकतर किताबों में देखा है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का इसका कालक्रम माना गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप इनमें से ये वाला जो कालक्रम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं, ये करेक्ट रहेगा कि एनसीईआरटी ने 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का कालक्रम निर्धारित किया है। तो कालक्रम को लेकर कोई भी सटीकता नहीं है, सारे विवादास्पद है, लेकिन यदि आप 12th क्लास में हैं और आप 12th क्लास के बारे में लिख रहे हैं तो आपको बेसिकली इस पे फोकस करना होगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के आधार पर ही कालक्रम निर्धारण करना होगा, ना कि जॉन मार्शल और रेडियो कार्बन 14 के अकॉर्डिंग। हाँ, आप मेंशन कर सकते हो कि जो काल निर्धारण के समय वो विवादास्पद रहा, इस पे किसी भी इतिहासकार की राय एक मत नहीं है, सबने अपने अपने आधार पर इसका अलग अलग काल निर्धारण किया है। जॉन मार्शल इतना समय बताते हैं, रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इतना कालक्रम, और एनसीईआरटी की किताब अपने 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का कालक्रम बताती है। ठीक है, लगभग देखा जाए तो समय कितना रहेगा, आप हिसाब लगाइए कि 700 वर्ष का ये टाइम पीरियड रहा है, 700 वर्ष हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि किन किन स्थानों पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, कहाँ कहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले थे वो किन किन स्थानों से मिले। हमने यहाँ पर कुछ नाम लिए हैं, इसके अलावा कई सारे नाम ऐसे हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल से 18-17 नाम होंगे, 14-15 नाम होंगे। तो उनकी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिकली हम पढ़े थोड़े बहुत इस शामिल लेते हैं जो मैप के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे चल के। कि इसमें बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, ये सन 1921 में हुई। ठीक, किसने करी, किसने की, तो यहाँ पे स्थान है हड़प्पा, सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, ये इनका पूरा नाम है, ध्यान रखना, ये इनका पूरा नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, दूसरी बात मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो ये 1922 इधर लिख सकते हो ईस्वी में। ठीक है,
1922 ईस्वी में राखल दास बैनर्जी ने की थी इसकी खोज। ठीक, इन्होंने भी सर जॉन मार्शल की उसमें काम किया था। उसके बाद चहुंगड़ों की बात करते हैं। चहुंगड़ों की जो बात ऐसी है कि इसकी खोज 1931 में की गई थी। इसकी खोज किसमें की गई थी? 1931 में। और किसने की थी? एन.जी. मजूमदार थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन आगे चल के उन्होंने कुछ खोज करने के बाद आगे इसका डिटेल में गई। उसके बाद 1935 में इसकी शुरुआत होती है, फिर दोबारा अर्नेस्ट मैके इसके आगे खोज डिटेल में जाते हैं, इसके बारे में और जानकारी का शोध करते हैं। ठीक है, इसके बाद लोथल की बात करते हैं। लोथल 1957 ईस्वी में इसकी खोज हुई और किसने करी? रंगनाथ राव ने, सॉरी रंगानाथ, यहाँ पे नाथ, रंगानाथ, ठीक, राव, इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा 1953 में खोजा गया था। इससे किसने किन्होंने खोजा था? किसने की इसकी खोज? अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। ठीक है, तो अमलानंद घोष इन्होंने 1953 में किसको? कालीबंगा को खोजा। ठीक, उसके बाद 1960 में जो इसका उत्खनन कार्य है, इसका जो उत्खनन आगे की और डिटेल में खुदाई है, वो किसने की थी? बी.के. थापर ने और बी.बी. लाल ने की थी इसकी खोज। ठीक है, इन दोनों की अध्यक्षता में कालीबंगा के 1960 में उत्खनन कार्य किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं बनावली की। बनावली को 1973 ईस्वी में खोजा गया था और ये किसने खोजा था? आर.एस. बिष्ट ने। किसने खोजा था? आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये कुछ स्थान के नाम थे। अब हम आगे जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे काल निर्धारण की, मतलब जो समय है, जो हड़प्पा सभ्यता, इसका समय क्या है, क्या इसको हम किस समय के अंतराल में इसकी खोज की गई। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के भौतिक विस्तार की, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ तक फैली है, कहाँ तक उसका विस्तार हो रखा है, हम ये जान लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादा नहीं फैला, ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में फैला है। ये कौन से क्षेत्र में फैला है? पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर, जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र की तरफ इसका विस्तार हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल षटकोण की तरफ एक से चतुर्भुजाकार है। जो इसका आकार है वो कैसा है? आकार कैसा है? चतुर्भुज, भुजाकार। ठीक है, मतलब चौरस है, कहने का मतलब ये इस प्रकार से इसका जो है विस्तार है, चौरस बना हुआ है। ठीक है ना, एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में इसके जो शुरुआत है, मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, यहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार है। मांडा से बात करें, फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर एक जगह है, मेरठ के पास है, और आलमगीरपुर तक इसका विस्तार है, यहाँ तक इसके अवशेष पाए गए हैं। फिर हम दक्षिण में बात करते हैं तो दक्षिण की यदि हम बात करते हैं तो दैमाबाद, महाराष्ट्र में जगह है दैमाबाद, तो दैमाबाद तक इसका विस्तार है। और यदि हम पश्चिम में बात करते हैं तो पश्चिम में जो बलूचिस्तान का कांगेडोर जगह है, यहाँ तक इसका विस्तार हो रखा है। तो ये बेसिक विस्तार मैंने बना के दिखाया है कि किस प्रकार से जो हड़प्पा सभ्यता है इसका भौतिक विस्तार हो रखा है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका विकास हुआ। इसका जो आकार है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो कुल क्षेत्रफल इसका 12,99,600 किलोमीटर, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार होता है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इसका जो विस्तार हुआ है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब इसका कितना विस्तार हो रखा है। तो हम बात कर लेते हैं पश्चिम से पूरब की, हम बात करते हैं तो 600 किलोमीटर, यानी 600 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम बात करते हैं, इसका 1600 किलोमीटर है। और यदि इस पॉइंट से हम बात करते हैं, मांडा से लेकर हम दैमाबाद तक की बात करते हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, तो 1400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है
इसी क्षेत्रफल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के सारे जो स्थान है वो कवर हो जाते हैं। इसके अंदर सारे स्थान को हम इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो कालीबंगा हो, चमुचड़ हो, लोथल हो, धोलावीरा हो, जितने भी सब इसी के अंदर आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ बेसिक फीचर थे हड़प्पा सभ्यता के। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे, हम वो चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप की चर्चा करेंगे हम। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की कुछ मेन चीजों की बात करेंगे। अभी हम इसकी बात भी करेंगे जो हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना थी, शहरीकरण जिसका मेन मुद्दा है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण कैसा था या फिर नगरीकरण कैसा था, या हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, उसकी विशेषता देखिए, हम उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, जो राइट हैंड साइड में रेड कलर का आइकन है, सब्सक्राइब को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।